हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 6। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। ये जो टॉपिक है हमारा वो है, बुक में आपको मिलेगा 2.4 के नाम से, जिसे हम कहेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर की बात करें तो अभी तक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, फिर से बताती हूँ कि जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया तो उसे हम कहते हैं px। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे पॉलिनोमियल में, जैसे कोई रैंडमली वैल्यू ले ली मैंने लिखा x² + 3x + 5। इस तरीके से एक पॉलिनोमियल की वैल्यू ले ली। अब हमने क्या किया था, अब तक हम ये फाइंड आउट करते थे कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या है, x की किस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो है। तो अगर वो उसकी वैल्यू पर ज़ीरो है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उसका फैक्टर है। मतलब आप अगर पॉलिनोमियल को जनरल टर्म में इस तरीके से लिखें, मैंने लिखा ax² + bx + c। ठीक है, जनरल टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि x की दो वैल्यू हैं, क्योंकि x² है, तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी निकलेंगी, 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। अगर x³ होता तो x की 3 वैल्यूज़ होती। ठीक है, सिंपल अगर x होता, ax + b होता तो x की एक वैल्यू होती, इस तरीके से। ओके, तो जब आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू होंगी कुछ इस तरीके से, x - d एंड x - e। दो वैल्यू होंगी जिन पर ये पॉलिनोमियल क्या करेगा, ज़ीरो वैल्यू देगा। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चली, फैक्टर करके पता चली। तो आप ये कह सकते हैं कि px = ax² + bx + c को आपने कैसे लिखा, x - t × x - e। और ये जो d और e है, यही वो ज़ीरोज़ हैं जिस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा है। लेकिन अब हमें इसके फैक्टर कैसे पता चले, तो जैसे हम क्या करते हैं, आपने डिवाइड करके देखा होगा कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 25। ठीक है, अब ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें, तो हमने क्या किया, इसे 5 से डिवाइड किया 25 को, तो हमने कहा 5 × 5 = 25 और रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, 0। रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो इस पॉलिनोमियल के केस में भी यही होता है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को, मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर ये क्या करूं इसे कि x - d से इस पॉलिनोमियल को क्या करूं, डिवाइड करूं, +bx + c। इसे मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ पर लास्ट में जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल px को हम क्या लिख सकते हैं, x - t। जब हम इसे किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक क्वोशिएंट वाला फैक्टर आएगा, प्लस क्या आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो जाए, ओके, तो यहाँ पर ये जो x - t है और ये जो हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। सिंपल टर्म्स में इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। बट अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो इसका मतलब कि इस x - d से, ओके, और ये जो क्वोशिएंट है ये हमारा इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, इसके फैक्टर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वोशिएंट को आप इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, qx, और रिमाइंडर आपका ये लिख सकते हैं आप इसे rx। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें तो उसमें से क्या बात निकल के आएगी कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब वही है, ये ax + b है तो डिग्री क्या हो गई, 1, x की डिग्री 1, ax² + bx + c हुआ तो x की डिग्री क्या हो गई, 2। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जिसकी जो डिग्री है वो आपकी कितनी है, n है, जो डिग्री वो > 1 है। ओके, तो अब हम जब इसके फैक्टर निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, फर्स्ट केस तो क्या होगा हमारा कि इसका x - 1, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, किसका, px का। लेकिन कब होगा, इफ़ pa = 0। दूसरा आप क्या कह सकते हैं दूसरे टर्म्स में, कि अगर ये जो pa क्या है, ज़ीरो है,
तो ये PA0 कब होगा? इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ PX। ये हमने दोनों ही तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी देखे थे कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरो हमें निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम देखते थे कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है या नहीं। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो किया, Px इज इक्वल टू ज़ीरो लिखा, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ज़ीरो हो रहा है या नहीं, दैट मीन्स ये इसका एक फैक्टर है। फिर हमसे क्या कहा गया कि इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो फाइंड आउट करिए। ओके, तो वहाँ पर भी हमने क्या किया कि उसमें हमने उसकी वैल्यू को क्या किया था, ज़ीरो के इक्वल किया। देखिए, पहले एक बार एक एग्जांपल बताई देती हूँ। मैंने लिखा Px इज इक्वल टू और Ax प्लस b। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमसे पूछा गया कि इसका ज़ीरो क्या है। तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे माइनस b अपॉन a। दूसरा, हमसे ये पूछा जाता था कि x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ये इस पॉलिनोमियल के लिए ज़ीरो है या नहीं। तो हम क्या करते थे, p x इज इक्वल टू x की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस b अपॉन a प्लस b, तो ये आ गया ज़ीरो। ठीक है, दोनों ही बात है। एक बार हमने क्या किया, x की जगह पर ज़ीरो पुट किया और हमने क्या किया, इसके लिए ज़ीरो फाइंड आउट किया इस पॉलिनोमियल का। दूसरा, हमसे क्या कहा जाता था कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं, चेक करके बताइए। तो हमने क्या किया, फिर x की जगह पर माइनस b अपॉन पुट किया और देखा Px की वैल्यू ज़ीरो आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर भी वही केस है। हमने क्या कहा, x माइनस 1 फैक्टर है Px का, लेकिन कब, जब इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए PA जो है हमारा x की इस वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा, ज़ीरो। दूसरा, हमने कहा PA इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ये कब होगा, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ PX। तो एक ही बात है, इस तरीके से जैसे हम कहते थे, तो यहाँ पर भी बात को उसी तरीके से दो बार घुमा करके कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। क्वेश्चन नंबर, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक में, उसमें गिवन है एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है। अगर हम फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात करें तो Px की वैल्यू गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, दूसरा यहाँ पर गिवन है 2x प्लस 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चेक करना है किसके लिए, x प्लस 2, मतलब वो x प्लस 2 को पूछ रहा है कि ये एक फैक्टर है क्या। तो अब हम क्या करेंगे, ये अगर इसका एक फैक्टर है तो दैट मीन्स इस पर, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू माइनस 2, इसे उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर ये ज़ीरो दे रहा है दैट मीन्स ये इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करिए, p माइनस 2, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6। तो p माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 8, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 12 माइनस 10 प्लस 6। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं p माइनस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ये ज़ीरो है दैट मीन्स ये इसका एक फैक्टर है, तभी इस पर ज़ीरो आ रहा है, रिमाइंडर नहीं बचता फिर वहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस, कि ये जो x प्लस 2 है ये इस पॉलिनोमियल के लिए एक फैक्टर है। ओके, फैक्टर वैसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर उसके तीनों फैक्टर हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करने के लिए हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप इस Px को कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 2 को कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 मतलब वो जो पॉलिनोमियल है उसमें से ये जो हमें गिवन था 2x प्लस 4, इसमें से अगर मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, x प्लस 2। दैट मीन्स आपने इस Px को किस टर्म में लिख दिया, अभी जो हमने बात की थी ये वाला जो टर्म था। ठीक है, एक फैक्टर हो गया ये वाला x माइनस टी, ये जो हमारा क्वोशिएंट है qx, और रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर ये जो qx है इसकी वैल्यू तो हो गई 2, और ये वाला जो हमारा जो फैक्टर था x प्लस डी से जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया था वो हो गया। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 हमने तो इसका फैक्टर ही कर दिया यहाँ पर।
देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। तो अगर हम यहाँ पर पी एक्स की बात करें, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने लगेंगे तो x की पावर 3 है, तो यहाँ पर 3 फैक्टर निकलेंगे। तो क्यों फाइंड आउट करें हम 3 फैक्टर, जब हमसे ये नहीं पूछा है कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। हमसे क्या पूछा है, ये बताइए कि x+2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो कैसे बताएंगे, अगर ये इसका फैक्टर है तो इस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, तो वो हमने चेक कर लिया। यहाँ अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर x = -2 पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा इजीली 2 कॉमन आ रहा है, तो x+2 यहाँ पर हो गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं यस, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं यस, x+2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस px। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, px = 4x³ + 3x² - 4x + k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कब, जब x-1 इसका फैक्टर है। तो अगर x-1 इसका फैक्टर है दैट मीन्स x = 1 पर, इस वैल्यू पर ये जो आपका p1 है ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, तभी तो ये इसका फैक्टर है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं p, ये हो जाएगा 1³ + 3 1² - 4 × 1 + k = 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 3 - 4 + k = 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं k = -3, k की वैल्यू -3 आ जाएगी। आपसे फैक्टर नहीं पूछे हैं, सिर्फ ये कहा है कि इस पॉलिनोमियल के लिए अगर इसका एक फैक्टर x-1 है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो अगर वो इसका फैक्टर है दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, =0 उस पर्टिकुलर वैल्यू पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ कहा गया है फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसके फैक्टर निकालिए, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो कहा गया है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करके निकालना है तो कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसे मैंने कहा कि पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के अगर हमें फैक्टर करने हैं तो क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, वही x की वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर। तो हमने पॉलिनोमियल लिया ax² + bx + c और इसकी वैल्यू हमने कर दी 0 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस a, b और c की वैल्यू को देखेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें a, b और c की वैल्यू की, तो हम इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, 6, क्योंकि हम इसे अगर इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 6, b की वैल्यू कितनी है 17 और c की वैल्यू है 15, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं ये मान रही हूँ कि जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास इसके जो फैक्टर निकलेंगे, 2 फैक्टर निकलेंगे, क्योंकि x² है तो वो जो 2 फैक्टर हैं वो मैं मान रही हूँ वो है p and q, ठीक है। वो 2 फैक्टर हमारे पास p और q निकल करके आएंगे। तो अब उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें करना क्या है कि ये जो p और q हैं, इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए हमें इनके पेयर बनाने पड़ेंगे। और कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे नंबर सिलेक्ट करेंगे जिनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए यहाँ पर ये 6 × 5 दैट मीन्स 30। और जब हम उन नंबर्स को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए 17। तो यहाँ पर क्योंकि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 17 है और c की वैल्यू कितनी है, 5 है ये, ठीक है, इसे 5 कर लीजिए। ओके, तो c की वैल्यू 5 है। तो ऐसे नंबर जिनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिले, 6 × 5 30, और जब हम उन्हें ऐड करें तो हमें मिले 17। मतलब आपको चाहिए ac कितना है 30 और ये जो b है ये कितना है 17। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन पर तो मिल जाए 30
और ऐड करने पर मिल जाए 17। ऐसे दो नंबर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक्चुअली अंदाज़ा लगाना पड़ता है, या फिर आप यूँ कहिए कि यहाँ पर आप इस 30 को के एलसीएम कर लीजिए। मतलब अगर इस 30 की हम बात करें तो इसे आप क्या लिखेंगे 15, फिर आप इसे 3 से करेंगे डिवाइड, ये 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या कि ये जो 30 है मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 13 आए, लेकिन ऐड करने पे 15 आए। तो ये देखिए, एक नंबर अगर मैं ले लूँ 15 और एक नंबर मैं ले लूँ यहाँ पर 2, तो अब इन दोनों नंबर्स को देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30, लेकिन जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। ऐसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो जैसे हमारे पास 2, 3, 5 है, इनसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 6 और ये है 5। ओके, तो अब आप देखिए, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 30 आ गया, लेकिन ऐड करने पे क्या आएगा 11। तो दैट मीन्स आप ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। ओके, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बैठता है आपका 2 × 5 और क्या है 3, तो नंबर क्या हो जाएगा 10 और 3। तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम इस तरीके से एलसीएम लेकर के और फिर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन हुआ वो हुआ 15 और 2 का। ठीक है, तो अब हम ये जो नंबर है इसके इस बीच वाली टर्म को तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 है ना, हाँ प्लस 5। ओके, इस तरीके से हमने इसे लिखा। तो अब आप इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कुछ भी जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या आपके पास 2x प्लस 5 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, ये जो 2x प्लस 5 है, ये देखिए ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो इस 2x प्लस 5 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 5। ठीक है, और फिर हमारे पास अंदर यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस 1। इस तरीके से अब आप इसे लिख दीजिए 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ओके, तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कर दिए। अब आपसे पूछा जाए कि इसके ज़ीरोस क्या हैं, तो इक्वल टू करिए इसे 0। तो एक बार ये वाली वैल्यू 0 में डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -5/2। अगली बार 3x प्लस 1 को 0 में डालिए, तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो इसके अगर ज़ीरोस पूछे जाएँ तो -5/2 और -1/3। फैक्टर पूछे जाएँ तो 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर मैंने कहा था ना कि इसके फैक्टर क्या होंगे P और Q। तो अब आपसे अगर इसके फैक्टर पूछे जाएं P और Q, तो क्या निकाले हमने, यही x की जो वैल्यू है -5/2 और -1/3। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करें, इसमें भी क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर अब इसे आप सिंपली लिखिए y² -5y प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, कंपेयर करेंगे b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। तो अब हम क्या करेंगे, a c कितना है ये 6 और b कितना है -5। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ जाए 6 आए, और जिन्हें जब हम ऐड करें तो कितना आए -5 आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 2 × 3। इसका मतलब वो जो नंबर है 2 और 3 होंगे। लेकिन अब इस 2 और 3 को कैसे लिखें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और -3। तो अब आप देखिए, जब आप -2 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा, लेकिन जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा -5 आएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं y² माइनस, अब इसे आप लिखेंगे -3y -2y, -5y को ब्रेक कर दिया, -2y -3y। ओके, प्लस 6। इसके बाद y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y -3 -2 कॉमन ले लीजिए, तो फिर ये हो जाएगा y -3। अब y -3 दोनों जगह कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा y -2। दैट मीन्स इसके जो फैक्टर हैं पॉलिनोमियल के क्या हो गए, y -3 और y -2। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके फैक्टर कर दिए।
तो ये जो फैक्टर होते हैं ये जब हमें 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आसान होते हैं, लेकिन जब हमें 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो फिर हमें इस तरीके से इसे नहीं कर पाते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ता है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मतलब जैसे यहाँ पर देखिए हमें इसकी 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम इसे ऐसे नहीं कर पाएंगे। कि क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 2 वैल्यू थी, तो हमने ये ए सी और बी इसके जो फैक्टर्स होते थे हमने इन्हें ईजिली कर लिया, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू हैं तो यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं होता। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो एक फैक्टर है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ता है, उसके बाद जो बाकी के 2 फैक्टर है वो फिर इसी मेथड से हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लास्ट वाले टर्म को देखते हैं। लास्ट वाला टर्म क्या है, 120। तो ये 120 जिससे भी डिवाइड हो सकता है, हम वहाँ पर उन वैल्यूज़ को लेते हैं। मतलब अगर हम इस 120 की बात करें तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो 7 की बात नहीं करेंगे, 8, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 9 की बात नहीं करेंगे, 10, 11 से भी नहीं होगा, 12, 13, 14 से नहीं होगा, 15, इस तरीके से हम वैल्यूज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोनों इनकी प्लस माइनस दोनों वैल्यू +-1, +-2, +-3 इस तरीके से वैल्यूज़ चेक करेंगे पहले कि ये जो फैक्टर है, मतलब ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसका एक फैक्टर क्या होगा, तो ये वैल्यूज़ रख के चेक करते हैं। अब आप कहेंगे इतनी सारी वैल्यूज़ रख के चेक करेंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली या दूसरी वैल्यू पर ही आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मतलब जनरली जो फर्स्ट फैक्टर होता है वो 1 या 2 इसमें से ही कोई एक फैक्टर निकल करके आ जाता है, इतनी सारी वैल्यूज़ के लिए ट्राई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम ये माने यहाँ पर कि जो चेक करेंगे तो हम ये लेते हैं सबसे पहले x-1 एंड x+1 इन वैल्यूज़ पर चेक करेंगे। ठीक है, जब इस पर नहीं निकलेगा तो हम x-2 और x+2 पर चेक करेंगे, तो जनरली इनमें ही मिल जाएगा, नहीं तो हमें इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करें x-1 के लिए, तो दैट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है P1 ये अगर 0 हो गया तो इसका मतलब x-1 इसका एक फैक्टर है। तो वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 23 + 142 - 120। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं P1 = 0। तो इसका मतलब x-1 ही इसका एक फैक्टर हो गया। अब हमें ये जो बाकी के नंबर्स थे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। x-1 से स्टार्ट करिएगा, जनरली इन 4 में से ही कोई एक फैक्टर निकल आता है जब हम फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अब बाकी के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो बाकी के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, अब इस x-1 से डिवाइड कर दीजिए इस पोलिनोमियल को, x³ - 23x² + 142x - 120। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आप इसे फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमें अगर इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x-1। ओके, x-1 हमने लिख दिया। अब मुझे बताइए जो फर्स्ट टर्म है हमारे पोलिनोमियल की, जो फर्स्ट टर्म है वो है x³। तो ये x³ कैसे आएगा, अगर हम ये जो x-1 है इसमें एक टर्म है x, तो इसमें अगर हमारे पास क्या हो जाए, x² हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, x³ मिल जाएगा। लेकिन x³ के साथ साथ अगर आप इस टर्म की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से x³ - x² मिल रहा है। ये मतलब हमें एक -x² भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, तो क्लियरली आप चलिए इसे ऐसे देखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले x-1 और x-1 इसे 3 बार लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें x³ फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x³ बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x³। तो अब मैं इस टर्म की बात करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया मुझे x³ इसे लिखेंगे x²। तो मुझे मिल गया यहाँ से x³ - x²। लेकिन मुझे कितने x² चाहिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ चाहिए मुझे -23x²।
तो अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। तो यहाँ अगर मैं -22x कर दूँ तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ मुझे क्या मिल गया, इसे भी रेड कलर से लिख देते हैं। ओके, तो अब मुझे मिल गया यहाँ पर -22x², लेकिन उसके साथ साथ और क्या मिल गया, +22x। लेकिन मुझे कितना x चाहिए, मुझे चाहिए 142x, जिसमें से कितना मिल गया, 22x मिल गया, तो कितना बचा है, 120 बचा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम कर देंगे +120। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर +120 किया तो यहाँ से देखिए +120x हमें मिल गया, और उसके साथ क्या मिल गया, उसके साथ मिल गया हमें -120। तो हमें -120 ही चाहिए था, माना कि हमें -125 चाहिए होता तो हमें -120 मिल गया, लेकिन अभी -5 की कमी थी तो हम यहाँ पर इस तरीके से -5 लगा देते, लेकिन क्योंकि हमें नहीं चाहिए तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, x-1 को यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो ये बचा x² -22x + 120। ओके, एक फैक्टर x-1 आ गया। बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो अब इस वाली टर्म को लीजिए। अब क्या करना है हमें, c की वैल्यू चेक करिए कितनी है, 120, b की वैल्यू कितनी है, -22। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना है, 120, लेकिन ऐड करें तो कितना आएगा, -22। तो कैसे निकालेंगे, 120, 2 से करिए 60, 2 से करिए 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर तो ले लूँ 10, हम देखेंगे ना 120 कैसे आएगा, तो 10 × 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक नंबर तो हो गया -10 और एक नंबर हो गया -12। तो अब इसके फैक्टर करिए, x² -22x + 120। तो जब इसके फैक्टर किए तो ये हो जाएगा x² -10x -12x + 120। तो यहाँ से आप लिखेंगे इसे, x कॉमन ले लीजिए, x -10 -12 कॉमन ले लीजिए, x -10, दैट मीन्स ये हो जाएगा x -10 एंड x -12। अब जो हमारा कंप्लीट पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल हमारे पास, px = x³ -23x² + 142x -120। इसके कंप्लीट फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं x -1, x -10 एंड x -12। अब देखिए, अगर आप वैल्यूज़ रख करके चेक कर रहे होते तो 10 तक कैसे जाते, बहुत टाइम लगता 10 तक जाने में। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही निकालते हैं, x की वैल्यू 1 या 2, इन पर ही आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक रूट है वो तो क्या है, 1, लेकिन जो बाकी रूट है वो निकालने के लिए फिर आपको सब चेक करना पड़ता है, 3, 4, 5, 6, देन 8, 10, तब जा कर के आपको आंसर मिल पाता। दूसरा रूट फिर आप जा कर के 10 निकालते तो फिर तीसरा रूट तो फिर तुरंत आ जाता। ओके, तो इसीलिए जो फर्स्ट रूट है, अगर इस तरीके से क्यूब वाला आपके पास पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट रूट हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसके बाद जो बाकी का रूट है, जो बाकी दो रूट निकालने हैं, तो वो जो हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं उससे ही हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज में जब हम एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।